तो ये है क्वेश्चन पेपर 2024 का, उसे सॉल्व करेंगे हम आपके एनसीईटी की तैयारी के लिए। शुरू करते हैं। देखिए, ट्राई करिए। फोर वर्ण क्लासिफिकेशन की बात चल रही है। इसमें टीचिंग टीचिंग एप्टीट्यूड भी आ रहा है और आपका जीके भी आ रहा है, राइट। जाति क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ बेसिक चीजें होती हैं और कुछ आपको नहीं आता। जो नहीं आता कमेंट करिए, हम आपको सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऑफ कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको उतना ही टाइम देंगे जितना एग्जाम में है, 30-40 सेकंड के आसपास की प्रैक्टिस कराएंगे हम आपको एक क्वेश्चन की। अर्बन सोशोलॉजी, सोशोलॉजी की किताब बहुत जरूरी है जनाब। कौन थे ये अर्बन सोशोलॉजी इन इंडिया किताब वाले? इंडिया कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में किसने लिखा है? अनक्वाइट वुड्स। क्वाइट नहीं, अनक्वाइट है वुड्स। ये किसने लिखा है? नहीं आता तो कोई बात नहीं, आता है तो अच्छी बात, नहीं आता है तो और भी अच्छी बात। हम बेचैन हैं वीडियो बनाने के लिए। अब चिपको मूवमेंट आपको याद होना चाहिए, और महात्मा गांधी जी ने क्या किया था वो याद होना चाहिए। श्री नारायण गुरु साहब ने क्या किया था वो भी याद होना चाहिए। ऐसे दो चार हिंट्स पकड़ के आप शुरू कर सकते हैं ना, राइट। तो इस तरह से आप कुछ चीजें कर सकते हैं कि चलो भाई, कम ऑन कम ऑन। इजी है, लेकिन अब आपको आंसर्स बता दें। देखिए, इसमें क्या होता है। श्री नारायण गुरु जी केरल में थे, ठीक है। केरल में, उन्होंने केरल में काम किया था। तो इजावा कम्युनिटी केरल, ठीक है। महात्मा गांधी जी चंपारण। अब इसमें क्या करना है आपको, C2 कर देना है। आप C2 अब देखेंगे तो A1 2 3 तीनों ऑप्शन पे C2 है, लेकिन चौथे में नहीं, तो चौथे को आप निकाल दो, आउट। बचे तीन। अब C2। अब सी में आपको दूसरा देखना है कि फर्स्ट ट्रेड यूनियन चिपको मूवमेंट। अब आपको चिपको मूवमेंट आता है नहीं आता है, इस तरह से कोई ना कोई एक चीज दिखती जानी है। तो नारायण गुरु आपने कर दिया, महात्मा गांधी C2 और नारायण गुरु A4। तो ऐसा कौन सा है जिसपे C2 है और A4 है? तो अब आपको मिलेगा 1 और 2, ठीक है। अब कहानी BD13 की है। BD13, ओके। और फर्स्ट ट्रेड यूनियन BP वाणिज्य जी ने कहा था, तो इसलिए D3 हो जाएगा। और द दशौली ग्राम स्वराज संघ चिपको मूवमेंट के लिए बना हुआ था, B1। इस तरह से आप इजीली कर सकते हैं इसको। चलिए, ये से आपको मैं देता हूँ 30 सेकेंड्स, और आपको फिर अब अभी दिखाते हैं आंसर्स। आपको मजा आ रही तो हम आंसर बता देते हैं आपको अभी के अभी। पहले सॉल्व तो करिए, 15 सेकेंड दे रहा हूँ मैं आपको, कमान। बच्चों वाला है ये तो। हाँ हाँ, रियलिटी शो बिग बॉस है ना, C4। तो आजू बाजू मत देखा जाए, आई बी बोल्डन स्टाइल में, गोविंदा स्टाइल में कि बाकी आंसर रॉन्ग है, वन आंसर राइट है। सीधी बात, वर्ल्ड वाइड वेब ग्लोबल कम्युनिकेशन B1। सिंपल हो गया। इस तरह से करना है आपको। अच्छा, ये वाला पढ़ लीजिए आप। विच इज नॉट ट्रू अबाउट एजुकेशन सिस्टम इन, हाँ मैं भी वही करता हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अब अब मैं आपको टाइम दूंगा, बिकॉज सब कुछ मैं कर रहा हूँ तो आप कैसे करोगे। आप गिविंग यू टाइम, 15 सेकेंड लीजिए।
यस, द आंसर इज 4। साफ साफ दिया हुआ है, सेंटेंस बना के दिया हुआ है, बाकी सेंटेंस उसमें दिए हुए हैं, राइट। चलिए, फिर वही वाला क्वेश्चन आ रहा है, वही वाला पैराग्राफ, और एक और क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सा कल्टीवेट होगा नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन में, कौन सा वाला कल्टीवेट किया जाएगा। ऑप्शंस पे नीचे ध्यान देना है आपको। ऑप्शंस में ए बी ई बी सी ई, ए डी ई बी सी डी है। तो आप अगर ऑप्शंस में ध्यान से देखेंगे तो जहाँ डी है, ए और डी बहुत कम है, बी ई ऐसा कोई है एकदम कॉन्ट्रास्ट वाला। सी, सी सिर्फ दो जगह आ रहा है, तो सी एक मेरे लिए सी क्वेश्चन हो जाता है। इन इक्वलिटी ऑफ जेंडर सेक्सेस, ये वाली बात है। तो कौन सा वाला कल्टीवेट होगा। अब सी तो नहीं होने वाला कल्टीवेट, इन इक्वलिटी इक्वलिटी कल्टीवेट होने वाला है। तो सी जहाँ है वो रॉन्ग है। तो मेरी नज़र में ए 1 और 3 आ जाएगा, ए बी ई आएगा और ए डी ई आएगा। उसमें ए ई कॉमन है, तो मैं बी और डी पे फोकस कर रहा हूँ। बी इज इगैलिटरिज्म, वो तो रहने वाला है, लिखा हुआ है कॉमन कल्चरल हेरिटेज, इगैलिटरिज्म, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, राइट। अब ये मेंटेनिंग सोशल बैरियर, रिमूविंग सोशल बैरियर, डी। तो इस तरह से आप लॉजिकली भी डिराइव कर सकते हैं कि आंसर डी है। ओके, अब डी नहीं है, डी नहीं है, यस, डी नहीं है। तो अब आपको ए बी और ई आंसर मिल जाता है, तो आपका आंसर रहेगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, सेम क्वेश्चन है, ग्लोबल नेचर ऑफ इंडियन एजुकेशन। ग्लोबल नेचर नेचर को एक्सप्लेन करने वाली चीज कौन सी है। हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम ग्लोबल है, ये कौन सी चीज से मालूम पड़ता है। तो आपको इसमें लिखना है ग्लोबल नेचर कहाँ पे दिया हुआ है। तो आप ग्लोबल नेचर की में आप ध्यान दे रहे हैं कि दो वाक्य दिए गए हैं कि इंडिया हैज़ वर्क फॉर पीस एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन नेशंस, ट्रीटिंग वर्ल्ड होल एज ए वन फैमिली, और ट्रू टू इज दिस होली ट्रेडिशन एजुकेशन वर्ल्ड वाइड मोटिवेट यंग जनरेशन फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस। तो आप देखेंगे कि ऑप्शंस में वही थर्ड नंबर, फोर्थ सेकेंड नंबर, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, डेमोक्रेसी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड पीस कोऑर्डिनेशंस, तो ये नंबर 2 आएगा। 2, 2 पे आप टिक करके आ जाएंगे। कौन सी फिल्म डिपिक्ट करती है स्ट्रगल ऑफ एचआईवी पॉजिटिव पर्सन। दामिनी, डोर, कहानी, फिर मिलेंगे। बेसिक क्वेश्चंस पे आपको छोड़ दूंगा, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पे नहीं कराऊंगा आपको, एक बार आपको मौका देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कराएंगे आपको। अब ये विंग्स ऑफ फायर अगर आपको नहीं पता तो फिर सोचने वाली बात है। नहीं, बुक्स पे फंसते हैं, बुक्स के लिए कुछ एक लिस्ट बनाते हैं, रोज मैं आपको प्रैक्टिस दूंगा, डेली प्रैक्टिस दूंगा बुक्स की, आप बस कमेंट करिए। देखिए सिंपल है, क्या हो जाता है कि अब मुझे पता है B3 है, मैं कैसे आंसर निकाल रहा हूँ। B3 है तो मेरे, आप देखिए B3 है तो 2 और 3 मेरे को एलिमिनेट कर दिया मैंने, आंसर नंबर 2 और 3 को। अब B3 में देखेंगे C4 है, वो तो C4 है ही, मुझे अगर नहीं पता है तो भी इन्होंने बता दिया कि अनटचेबिलिटी वाली कहानी वसंत मूल ने लिखी हुई है। ओके, और दलित वाली जो स्टोरी है वो वाल्मीकि जी की है, और सचिन तेंदुलकर ने प्लेइंग इट लिखा हुआ है, तो A2 हो जाता है और आंसर 4 हो जाता है। जय भीम किस ट्राइब के बारे में बात करता है। यू नो, आई डोंट नो। Ability of a person to critically observe, describe, explain and predict natural phenomenon is called
एक पर्सन की एबिलिटी बता रहे हैं, हाँ। तो वो ऑब्जर्व कर पा रहा है, डिस्क्राइब एक्सप्लेन कर रहा है, प्रेडिक्ट कर पा रहा है, तो वो साइंटिफिक टेम्पर है उसका। इंडियन फार्मेसी इंडस्ट्री के फार्मासिस्ट की जब बात आती है तो पीसी रे की बात आती है। उन्होंने सब फार्मेसी की पहला फार्मेसी का कंपनी खोला। ओके। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। एस एस भट्टागर साहब ने उनको समर्थन दिया था और फार्मेसी की पहली कंपनी खोली थी, और इसीलिए आज वो इंडियन केमिकल्स, एक्चुअली वो इंडियन केमिकल्स के नाम के केमिकल लैब्स के नाम से वो कहता है, केमिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया। जिसको आप अगर गूगल में सर्च करेंगे तो गूगल वाले बंदे बदमाशी करते हुए उसको इंडियन इंडियन केमिस्ट्री नहीं निकाल, वो वर्ड निकाल दिया, केमिस्ट्री कर दिया हुआ है। हाँ, तो ये चीज़ है, ठीक है। हाँ, ये वाला। अ, बच्चों में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कौन सी चीज़ होती है? हैंड्स ऑन मतलब वो काम कर रहे हैं। बताइए कौन सा वाला? करेक्ट, टू, क्योंकि बाकी में वो काम नहीं कर रहे, कुछ देख रहे हैं लेकिन वो खुद नहीं कर रहे ना। डिडक्शन, डिडक्शन किस बात पे इफेक्ट होता है? रीजंस, एक्टिविटीज, मेथड्स। डिडक्शन आप डिडक्ट डायरेक्टली नहीं बता रहे, फैक्ट बेस्ड नहीं है वो, रीजन आउट कर रहे हैं। टू, राइट। फास्ट जा रहा हूँ क्या? ठीक है, स्लो जाएंगे। अच्छा, रामानुजन नंबर, ओ हो, क्या नंबर है ये? नहीं, ये अभी इतना नहीं आता तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, खुद कुछ चीजें खुद पे छोड़ दूंगा। चाहिए सर्च मारिए, बहुत इजी नंबर है, उसकी खासियत क्या है वो कमेंट करिए। अच्छा, ये देखो, चिल्ड्रन एट an age of 2 to 4 year would say that there are more objects in the second line than the first line. What is the reason? रीजन क्या है? वो कहेगा दो में ज्यादा है। ये टीचिंग क्वेश्चन। इस केस में आपको फियर ऑफ नंबर्स होगा तो वो नंबर दिखेगा ही नहीं। डी को निकाल दीजिए। काउंट द नंबर्स, काउंटिंग नहीं कर पा रहा, ये तो लेमैन टर्म हो गया। नहीं, ये नहीं कह सकते। 2 से 4 का बच्चा काउंट कर सकता है numbers। तो थर्ड वाला निकल गया। कंजर्वेशन ऑफ नंबर्स, कंजर्वेशन ऑफ नंबर्स मतलब उसको आप जमा करना, फैलाना, वो वाली चीज बेसिक समझ लीजिए, तो ए आंसर है, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स वो नहीं पहचान सकता। हाँ, ये है एटीट्यूड इन इफेक्टिव टीचिंग। तो आप ध्यान से देखो कि प्ले वे मेथड यूज करना चाहिए, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, बी सेंसिटिव, पासिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी और को पास कर दो या एंकर रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेफिनेटली आप किसी को पास नहीं करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद देंगे जिम्मेदारी, राइट। क्राफ्ट कौन सी चीज नहीं है? वीविंग, पेंटिंग, पेपर मेकिंग या कोलाज। क्राफ्ट नहीं कह सकते उसको, क्राफ्ट नहीं कह सकते। पेंटिंग, यस, इजी है ना। अच्छा, कांगड़ा, गढ़वाल, बंगाल और अजंता पेंटिंग्स क्रोनोलॉजी से लगाइए। क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी मतलब कब शुरू हुआ था, कहाँ पे सबसे पहले। एग्जिस्टेंस के हिसाब से। अभी देखो, मेरे को ये तो पता है कि अजंता सबसे पुराना है, चलो हम तो डी से शुरुआत करेंगे। अब डी ए बी सी है या डी सी बी ए है, और ए और सी का चक्कर है कि बंगाल पहले आया या कांगड़ा। तो डेफिनेटली बंगाल लास्ट में आएगा, कांगड़ा पहले आएगा, कांगड़ा ओल्ड रीजन है। और आई थिंक चेक करना पड़ेगा, आई डोंट नो। द डैश ट्री, कौन सा ट्री था? प्रजापीठम का कदम्बा था। फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी को क्या कहते हैं भाई? स्कूल में कब होते हैं इंट्रोड्यूस, किस क्लास में? ये सब्जेक्ट कब पढ़े थे आपने स्कूल में? फोर्थ, सेकंड, सीनियर सेकंड। पंचकोश विकास,
पंचकोश 5 अरेंज करिए। अन्नमय, मनोमय, आनंदमय, विज्ञानमय, प्राणमय। अब आनंद तो लास्ट में आएगा ना, ठीक है ना। अन्न से शुरुआत होगा। तो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, दो टू आंसर। तो सिंपल है, याद कर लीजिए, सिखा दूंगा। अगर कमेंट करिए कि नहीं आता और बताइए तो बता देंगे आपको डिटेल। अच्छा, सब्जेक्ट है स्कूल सोशल साइंस का। कौन से चीज़ से सोशल साइंस ड्रॉ करता है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, मैथ्स। तो आप जानते हो ए बी सी तो रहेगा ही रहेगा, तो वन आंसर है, मतलब ये तो सोचना भी नहीं है आपको, राइट। सही है ना, राइट। अब इसके आगे मैं आपको चांस दे रहा हूँ कि अब आप लोग खुद सॉल्व करिए और फिर आप कमेंट्स में आंसर करिए, फिर हम उस पर कमेंट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरा उद्देश्य है कि आप ही करें, आप इसको सॉल्व करें। लेकिन बैठे बैठे क्या करें, मैं भी बोर हो जाता हूँ ना। देखो, अब वर्ल्ड अराउंड अस, फर्स्ट स्टेज तो वही आएगा ना, ए तो 3 रहेगा, राइट। तो BD14 की कहानी है। अब डी को 1 ले लेंगे आप, तो थर्ड आंसर रहेगा। स्कूल सब्जेक्ट होगा 6 to 8 में। पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स अलग होगा 9 10th में, 11 12th में चॉइस बेस्ड होगा। यस, करेक्ट। ये हो क्या रहा है, मैं कर रहा हूँ और ये ऐसा लग रहा है कि आप कुछ नहीं हो, मैं टीचर टाइप हूँ और आप करवा रहे हो। आप खुद करो तो मजा आएगी। आई एम कंफ्यूज कि मैं बोलते जाऊंगा तो आप क्या सीखोगे, ये होता है ना। चलो, इसका आंसर दो, मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ। कमेंट करो अब आप कमेंट करेंगे, मैं आंसर आप कमेंट करेंगे, जो आपको नहीं आएगा मैं आपको बताऊंगा आंसर। 24 में यूनेस्को मेमोरी बुक पे कौन सी बुक को इंक्लूड किया गया है? ऐसा एक क्वेश्चन वो इस साल का यूनेस्को नोबेल प्राइज का पूछते हैं, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रॉब्लम नहीं है लैंग्वेज लर्निंग लिटरेचर में? अब मैथ्स आ गया मेरा फेवरेट। अकाउंट बोलो, मैथ्स बोलो, लेकिन डेप्रिसिएशन की बात आ गई है। 10% कम हो रहा है। तो इसमें ना सीधा बताता हूँ आपको, हिसाब नहीं आता मैथ्स, कोई बात नहीं, आप कोई अमाउंट से शुरू करिए, फिर उसको 3 3 साल 10% कम करते जाइए, हो गया। इतना तो कर सकते हो ना। 10,000 ले लिया, 10,000 कम किया, 9,000 हो गए। 9,000 को और कम किया, इतने 900 रुपये और कम हो गए, तो 8,100 हो गए। यहाँ पे 8,700 है, तो नहीं चलेगा, 10,000 कैंसिल। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे करना है। 12,000 में 1,200 कम कर दिया आपने, तो हो गया 10,800। फिर उसमें से आपने 1,080 कम किया, है ना। शुरू हो जाइए, पेपर लेके शुरू हो जाइए। एक और लॉजिकल तरीका भी है, 10,000 में से आपको तकरीबन 3,000 कम करना है, याद रखिएगा। 15,000 में आपको 15 15 45,000 4,500 कम करना है। 12,000 में आपको 12 12 12 36 कम करना है। और 11,000 में 3 3,300। और वो कंपाउंड होते जाएगा।
तो 3,300 से बढ़ के थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे आपको जो डिफरेंस आ रहा है 1,300 के आसपास आ रहा है। तो आप समझ गए, हिंट है वो आंसर 10 और 11,000 के बीच में ही होगा, राइट। सेम सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। चलो ये मैं आपको करवा ही देता हूँ। राहुल डिपॉजिट्स इक्वल सम ऑफ मनी दो बैंक में, दो जगह उन्होंने, दो जगह बैंक में दो जगह डाल दिया। आपने एक ऐसे कॉलम बनाएंगे, एक्स एक्स लिख देंगे, 100 लिख देंगे, ठीक है। सेम सिंपल इंटरेस्ट इंटरेस्ट सब सेम है। एक से उसको मिलता है 11,800 3 साल में, एक से मिलता है 13,000 5 साल में। सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट में कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट में उसको लिखिए एक्स प्लस, अगर उसका तीन तीन का ब्याज है, सेम अमाउंट है ना, तो उसको उसको मिला 3 साल में, तो वो 100 पे अगर उसको मिला परसेंटेज, लेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बी एक्स। तो 100 प्लस 3x इज इक्वल टू 100 प्लस 3x इज इक्वल टू 1,180। दोनों का डिफरेंस भी निकाल लो आप, ये भी तरीका है। 1,800 है यहाँ पे, 11,800 है और 13,000 है। दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 1,200। 1,200 का 2 साल का, एक साल का 600। तो एक साल का 600 हो गया, तो 5 साल का 15। तो 8,000 अमाउंट लिया हुआ था, 8,000 लिया था उसने। 8,000 पे 600 मिला, 600 मिला, 600 मिला। तो सॉरी, 10,000, 10,000 हुआ, 3,000 कम किया तो 10,000, 10,000। तो उसने 10,000, 20,000 रुपया अमाउंट डाला हुआ था। नहीं समझे, फिर से समझा दूंगा, कमेंट करिए। मेरा फिलहाल मूड आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर दिखाना है, थोड़ा आप भी करो ना, एग्जाम में आपको बैठना है, मुझे नहीं। देर आर एम मेंबर्स इन अ क्लब, एवरेज एज उनका 26 है, एवरेज एज 26 है, तो 26 एम टोटल हो जाएगा, दिया रखिए। 3 लोग और ज्वाइन करते हैं और एवरेज इंक्रीज हो जाता है 1 साल से 27 हो जाता है। तो ये 3 लोग ज्वाइन करते हैं तो M+3 हो जाएगा। ओके। और जो 3 लोगों का एवरेज है, इनका 29 एवरेज है, मतलब 29, 29, 29। तो 30, 30 तो 90, 90 में से 3 कम करिए 87, तो इनका 87 हुआ। ओके। अब इनका 87 जो हुआ, अगर अगर इनका 26 होता तो 26, 26, 26 कितना हो जाएगा? 60, 78। और इनका 89 है, 87 है। तो 78, 89, 9 नंबर ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उन्होंने ऐसा कर दिया है कि सबका 9 बढ़ गया है, मतलब 6 लोग होने चाहिए कि 9 9 बढ़ा हुआ है। 6 लोग ही होंगे ना, सबको एक एक नंबर, एक एक एक्स्ट्रा साल दे दिया उन्होंने, खुद को भी एक्स्ट्रा साल दे दिया है उन्होंने। तो 9 बचे, तो उन्होंने 9 मेंबर्स हैं। तो 9 मेंबर्स तो नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें 9 नंबर दिए, 6, 9 मतलब 3 खुद को भी जोड़ के, तो 6 होगा, तो 6 आंसर आना चाहिए। अब आप कर लो मल्टीप्लाई, 26 से कितना होता है? 25 सिक्स 150 और 6, 156 हो गया। 156 पे इन्होंने ऐड कर दिया अपना एज, जो कि 87 है। तो 156 और 87, 243 हो गया। 243 को आपने डिवाइड कर दिया 9 से, 243 को आपने 9 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाता है आपका 29। तो आंसर है 6, राइट। नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा डिटेल्स। चलो बता देता हूँ एक वीडियो आपको ये सब बताने के लिए। देखो मैं चाहता हूँ आप करो, इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा आपको कराने के लिए। चलो ये वीडियो में अब मैं नहीं बोलता, अब आप लोग सॉल्व करिए। 30 सेकंड दे दो मैं आपको सॉल्व करने के लिए। हिंट्स दे सकता हूँ, चलो हाँ ठीक है, हिंट्स दे दूँ। कुछ अमाउंट है, तीनों को में डिवाइड करना है, रेशियो ये है। अब रेशियो उन्होंने कुछ और सोचा था, हुआ कुछ और, रेशियो इसमें डाल दिया। तो गेन ज़्यादा होना चाहिए दोनों में। पहले केस में निकाल दीजिए कि ये रेशियो होता तो कितना मिलता, और ये रेशियो होता तो कितना मिलता।
तो जैसे 1/2 है, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 को ऐड करेंगे, जो नंबर आएगा फिर उस मतलब 1/2 को उस नंबर से डिवाइड करेंगे, पहले रेशियो को, ये पहले को मिला। 1/3 को उसे डिवाइड करेंगे तो ये दूसरे को मिला, मल्टीप्लाई बाय 1170000 हो जाएगा, राइट। तो ये सेकंड वाला 1/3 अपॉन दैट नंबर हो जाएगा, थर्ड वाला 1/4 अपॉन दैट नंबर हो जाएगा, वो निकाल लिया आपने। फिर आप कर जाएंगे दूसरे केस में 2 + 3 + 4 कितना होता है, और तो 2 को से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। और लॉजिकल मेथड देखना है मेरा तो मैं वो बता दूं। देखो पहले को मिला है 50%, 1/2 मतलब हाफ 50%, सेकंड को मिला 33%, सेकंड 50%, 33% और 25%, ठीक है। अब सेकंड केस में पहले को मिल रहा है 2/9, बहुत कम मिल रहा है बेचारे को, नुकसान ही उसका। दूसरे को मिल रहा है 3/9, 1/3, सेम ही है। चौथे को गेन हो रहा है, तीसरे को गेन हो रहा है। तो भाई मैं कैलकुलेशन ना करूं, लेकिन उसमें वो अमाउंट पूछ रहे हैं कि कितने से गेन हो रहा है। अब 25% मिल रहा था, अब उसको 4/9 मिल रहा है। 1/9 11 होता है, 4/9 44 होता है। तो 25% का 44 मिल गया उसको, तो अप्रोक्सीमेटली उसको 15-16% ज़्यादा मिला होगा। अब 25% का 44, 19%, 1/5 अमाउंट बढ़ा हुआ है, 1/5, 1/5। तो वो जीरो जीरो को आप भूल जाओगे, 4 जीरो लगेंगे। 117 को का की जगह उसका 20, 21, 22, 23 आना चाहिए। नहीं 25 नहीं आएगा, 25 नहीं आएगा, 18 आएगा, 18 आएगा क्योंकि उसका आधा से कम है। 18 आएगा, 18, 19, हाँ तो उसको 18 डाल के छोड़ दीजिए। ये लॉजिकल मेथड है। चलिए, आई वॉन्ट टू डू दिस बट पता है क्या हो रहा है कि मेरा ये उद्देश्य है कि आपको पेपर कराऊं, पेपर दिखाऊं। ये वर्क वाला क्वेश्चन है, आपको वर्क के हिसाब से करना है, या मैं आपको अलग अलग से सिखाऊंगा, हर एक चीज़ एकदम अलग से सिखाऊंगा। मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि मैं सिखा क्यों रहा हूँ आपको, क्योंकि मज़ा नहीं आएगा, फिर आपका हक नहीं छीन सकता। आई वॉन्ट टू टीच यू, यू वॉन्ट टू लर्न। एक बार ट्राई तो करो, ट्राई करो, फेल हो मुझे बस लिख दो ना, बस कमेंट करो कि नहीं आता ये क्वेश्चन, अब बताओ। दिल है कि मानता नहीं, चलो बता देता हूँ। पी एंड क्यू साथ में काम करते हैं, ठीक है। 30 दिन लगते हैं उनको काम करने, पी प्लस क्यू, ठीक है। उन्होंने 20 दिन तो काम कर लिया, अब 20 दिन में 1/3, 2/3 काम हो चुका है, क्यू ने जॉब छोड़ दिया। 20 दिन और लग गए पी को, 10 दिन और लग गए, तो 10 दिन का काम और, मतलब दोनों का स्पीड तो सेम है, दोनों का स्पीड तो सेम है, राइट। तो वो 1/3 काम कर सकता है 10 दिन में, 20 दिन में, तो वही 60 आंसर है, सिंपल क्वेश्चन है। ये रेशियो वाला क्वेश्चन है। पानी मिल्क, अब आप ड्राइंग बना लो, एक में आधा है, एक में 75% है, और एक में 5.6, 83.3 होता है ना, 82.5%, ठीक है। टोटल मिक्सचर को मिक्स किया हुआ है। अब रेशियो कितना हुआ, तो मेरा तो मोटा मोटा हिसाब होता है कि 50 को ऐड कर दो 75 में, 125 ये हो गया, और 82 ऐड कर दो, तो 207 होता है आउट ऑफ 300, ठीक है ना। तो 207 300 में हो रहा है, तो जितना जितना मिल्क है 200, और यहाँ पे बाकी 300 में 207 है, और बाकी 300 में से 207 निकालेंगे तो बचेगा 93, तो 100 से कम आएंगे, राइट।
तो रेशियो इनका मिल्क का ज़्यादा है अभी, डबल के आसपास है। मिल्क और वाटर, वाटर है 50, वाटर 3/4, नहीं मैंने मिस्टेक कर दी, 1:2 है, मतलब 1/3 होगा, मैंने हाफ बोल दिया उसको, 1/3 होगा, 1:2 है ना, तो 33% होगा, यहाँ पे 3/7 होगा, तो उसको हमें बाकायदा करना पड़ेगा। या आप यूँ भी कर लीजिए ना, 1+1/2, 1/3 प्लस 3/7 प्लस 5/11 कर लीजिए, 1/3 प्लस 3/7 प्लस 5/11, 3, 7, 11। ये मैं आपको समझाऊंगा अच्छी तरह से, कुछ चीज़ों को टाइम लगता है। मैं थक भी गया हूँ, बोर भी हो गया हूँ, मैं तो आया था पेपर दिखाने। ये बता दूं, नहीं नहीं नहीं, मन करता है फिर बाद में। ये इजी है, इसका मेथड ही देखो, बिजनेस बिना पढ़े बता रहा हूँ, इजी है। बिजनेस में ए और बी ने इन्वेस्ट किया मनी का रेशियो 3:2, 60%, 40%। और ए और सी का रेशियो 1:5 है। तो जहाँ ए का 60 होगा, तो उसका पाँच मतलब 300 हो जाएगा। ओके, तो 60, 40 और 300, 400, तीनों को ऐड कर रहा हूँ। 400 से इसको डिवाइड करना है, तो 0 0 काट दिया, बचा 4, 110। तो 1:110, बी का शेयर 220, बी का शेयर 2/40 दिस 10% आएगा, राइट, 10%, बिकॉज 400 में उसका 40 गिनेंगे हम, तो 40/400 विच विल बिकम 10%, तो 44,000 में उसको 10% मिलेगा, थर्ड आंसर है। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ अ व्हील इज दिस। देखो मैं मेरे मेथड से करा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप अपने हिसाब से करो, एक जूम मीटिंग भी लेने को तैयार हूँ मैं। हम हमारी फीस है महीने की सिर्फ 500,000 रुपये में, और हम पूरा महीने पढ़ा रहे हैं, और जूम पे पढ़ा रहे हैं आपको, लाइव टेलीकास्ट, 1,000 रुपये में। आ जाइए, बैच ज्वाइन कर लीजिए। रेडियस इतना है, रेवोल्यूशन कितना होगा, अरे ये तो बच्चों वाला खेल है, आपने एक सर्कल बनाया, रेडियस 21 है, ठीक है। रेवोल्यूशन का आपको पता है 2πr, एक रेवोल्यूशन होता है 2πr, राइट। अब आर आपको लेना है 21, तो आप आर ले लेंगे 2πr, तो ये 6 × 22 हो जाएगा, जो कि 132 हो जाएगा। तो एक चक्कर में 132 जाना है भैया, तो 5 चक्कर में कितना जाएगा, कितने चक्कर मारेंगे वो, 666 मीटर करेंगे, सेंटीमीटर होंगे। अब आप 132 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको 660 आएगा, तो 500। लॉजिक नहीं समझे, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ जाएगा। उस्मास बर्थडे इस तारीख को है, सैटरडे है, हस्बैंड का बर्थडे इस तारीख को है, कौन सा दिन पड़ेगा। अब ये अक्टूबर की बात कर रहे हैं, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, बिकॉज कोई लीप ईयर का चक्कर ही नहीं है इसमें। 11 अक्टूबर ले लीजिए आप, ठीक है ना। अब आप चाहो तो आप जंपिंग जंपिंग वाला खेलो तो भी सेम। देखो वैसे तो आप मोटा मोटा हिसाब पकड़ लोगे तो 11 अक्टूबर से 11 नवंबर, 11 दिसंबर, 2 महीने होते हैं, है ना। और 2 महीने के अंदर उसमें फिर वो आपको अक्टूबर वाला एक 31 गिनना है, तो वो 61 डेज हो जाएंगे। तो इससे अच्छा सेफ रहना है तो आप ये भी कर सकते हैं, 61 डेज हो जाएंगे और बचे 5 दिन, 66 डेज हो जाएंगे। जो भी नंबर आएगा उसको आपको 7 से डिवाइड करना है। अब 66 को 7 से डिवाइड नहीं होगा, 70 होगा, 63 होता है 7 से डिवाइड। बचेंगे 3 दिन, 3 दिन आगे लेंगे, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, ओके। अब इसको और एक तरीका जंप करने का, आप 11 अक्टूबर ले लो, 7 दिन आगे जाओ, संडे संडे हम 7 7 दिन कैलेंडर में आगे जाते जा रहे हैं ना। तो सैटरडे था,
तो 18 अक्टूबर सैटरडे रहेगा। उसके बाद और 7 ऐड करिए, 25 अक्टूबर सैटरडे रहेगा, राइट। उसके बाद और 5 है, 7 कैसे करेंगे, 26, 27, 28, 29, 30, 31 को गिनिएगा। 1 तारीख 1 नवंबर होगा सैटरडे। फिर 8 नवंबर सैटरडे, फिर 15 नवंबर सैटरडे, फिर 22 नवंबर सैटरडे, फिर 29 नवंबर सैटरडे, फिर 30 आ गया, और 6 दिसंबर सैटरडे, फिर और 7 गिनेंगे, 13 दिसंबर सैटरडे, राइट। 14, 15, 16 संडे, मंडे, ट्यूसडे, वही आंसर आ रहा है। ये भी एक तरीका होता है, हर केस ये केस बाय केस जाना होता है कैलेंडर वाले में। हमेशा आप एक तरह का सिस्टम फॉलो नहीं कर सकते। लॉजिक 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 आ गया, लॉजिक क्वेश्चंस, ये मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद करना है। नहीं आए तो मुझे बताना। अब तो मैं क्लॉक लगा के आपको, वॉच टाइम लगा के आपको 30 सेकेंड दे रहा हूँ। तो बता दूं, मैं भी पहली बार पढ़ रहा हूँ आपकी तरफ। नहीं, मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ आपकी तरफ, बस मैंने इसको एलिफेंट को FNTH, ई का F हो गया, एल का N हो गया, EF एलिफेंट, CR, CD हो जाएगा, RS हो जाएगा, LMN, आर का एक, एल का N हो गया, दो डब छोड़ के, तो RST हो जाएगा, DT है। सब जगह सही चल रहा है। तो ये चौथे डिजिट में G और आपका F का फर्क है। PQRST चौथा डिजिट, CDEFG, जी आएगा तो थर्ड को निकाल दिया हमने। अब पांचवे पे आइए, HIJKLM, तो HI, ठीक है। तो क्रोकोडाइल में OPQRST, टी आएगा, तो 1 और 4 बचा। अब आगे फिफ्थ नंबर तय करेगा सब कुछ। ए के बाद हुआ ABCDEFG, सिक्स नंबर है, तो यहाँ पे DEFGHIJ, तो जे फोर्थ नंबर आ गया, बस खत्म बात। समझ गए। स्टेटमेंट। आई लव द ज्योमेट्रिकल में बहुत सारे वेज होते हैं वो करने के, एक होता है थ्योरेटिकल, एक होता है ज्योमेट्रिकल, एक होता है अल्फाबेटिकल। मैं तो ऐसे डायग्राम बनाता हूँ, सम ब्राउन आर वाइट, तो उसमें दो सर्कल बनाता हूँ, एक सर्कल के अंदर सर्कल और एक सर्कल जो बाहर भी हो सकता है। ऑल वाइट आर ब्लैक, तो वो वाइट जो है ब्लैक के अंदर ही है। सम ब्लैक आर ब्लू, सम आर नॉट ब्लू। तो अब आपको एक सर्कल बनाना है। अब दो केसेस होते हैं ज्योमेट्री में, सम ब्राउन आर वाइट, मतलब सम ब्राउन ऐसे भी हैं जो वाइट नहीं है, इसलिए वो सर्कल दो बनेगा, तो वो दोनों इंटरसेक्टिंग सर्कल बनेगा। कुछ ब्राउन है जो वाइट है, और ये वाइट का बड़ा सर्कल है, उसमें कुछ ब्राउन है, कुछ ब्राउन बाहर भी है, ऐसे ब्राउन भी है जो वाइट नहीं है, लेकिन सारे के सारे ब्राउन ब्लैक होते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो ब्लैक वाइट है कि सम ब्राउन और ब्लैक। बट सारे के सारे वाइट जो है ना, ये सारे के सारे ब्लैक, ब्लैक है। तो ये भी हो सकता है कि वो सारे के सारे वाइट, तो वो ब्लैक से संबंध नहीं रखेगा जो बाहर वाले हैं, नॉन वाले। इस तरह से मैं आपको समझाऊंगा डायग्राम बना के। ट्राई करिए, मैं आपको इसका डिटेल आंसर भेजता हूँ। चलिए, नेक्स्ट, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा जल्दी बताइए। अरे नहीं, आप ट्राई करो खुद, कुछ सेकेंड्स।
ठीक है, अब इसमें VRPQNJB, तो RSTUV चौथा नंबर, NMNOPQ, ऐसे AB लिख दिया, QRSTQRMN, AB लिखा है, CDE। अब QR और UV के बीच में कितना डिफरेंस है? RSTU तीन छोड़ के है, तो AB के बाद तीन छोड़ के CDE, तो F, अब E आ रहा है तो दो छोड़ना पड़ रहा है आपको, CD, तीसरा RSTU, दो दो छोड़ना पड़ रहा है, तो CD, F और E आ गया, तो EF तो होगा नहीं, F और E होगा। अब FE में दो बच्चे हैं हमारे पास, 10 और 8 का ऑप्शन। तो पहले में एक है, एक का डबल दो होता है, या 1+1 दो होता है, +2 होता है, +2 होता है। अब यहाँ पे +2 होगा या +4 होगा, सोचने वाली बात यह है। देखिए इसमें +4 होगा तो वापस +2 नहीं हो सकता, मेरा लॉजिक ये कहता है कि ये +2 ही रहेगा आगे चल के, इसलिए वो 8 होगा। कमेंट करिए। इसमें मेरा ट्रिक क्या है पता है? ऐसे लाइन बनाओ, जनरेशन, दादा दादाजी के ऊपर लाइन है, लाइन बनाओ, पापा का और बच्चों का, ऐसे लाइन जनरेशन बनाओ, मजा आ जाती है। ए इज द फादर ऑफ सी, मैंने ए लिखा, और फादर मतलब बॉक्स, और सी मतलब का मतलब मम्मी, गोल, फीमेल गोल, ठीक है। तो ए को मैंने लिख दिया, ए इज द फादर ऑफ सी, लाइन बना दिया कि जनरेशन का गैप है, राइट। और दोनों का फादर, फादर एक ए का पक्का है, सी गर्ल है बॉय है नहीं पता। सी द ब्रदर ऑफ डी, तो उसको डैश बना दिया, भाई बहन की दोस्ती डैश से होती है। अब सी ब्रदर है तो वो बॉय है, उसको बॉय कर दिया, बॉक्स कर दिया, ठीक है। एफ इज मैरिड टू डी, तो डी के साथ में जो है ना, तो उसके नीचे लिखते हैं क्रॉस, बंधन, है ना। अब ये नहीं पता कि डी गर्ल है कि बॉय है, अब डी नहीं पता तो एफ भी नहीं पता। अब ई जो है वो जी की आंटी, पता नहीं कहाँ से आ गई, ई जी की आंटी है, ठीक है। तो ई और जी को आपने दूसरी जगह लिख दिया, ई और जी कहीं भी फिर गए। एफ इज अ सन, एफ बेटा है, तो डी डॉटर हो गई, मिल गया हम। अब एफ बी का इकलौता सन है, अब एफ इज सन ऑफ बी, तो ये ससुर जी का रिश्ता आ गया, है ना। बी ए की समधी कुछ हो गई, समधी समधी कुछ तो होगी। ई इज द सिस्टर ऑफ एफ, अब वो इकलौता बेटा है तो उसकी बहन है वो सिस्टर ई है, और ई बताया ना जी की आंटी है, तो जी आ गया नीचे वाले जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में। अब ए का जी से रिलेशन पूछ रहे हैं, तो ए का बेटा है ये बी, ए की बेटी है डी, ए का दामाद है एफ, ठीक है। एफ, तो दामाद की बेटी, दामाद की बहन जो है, दामाद की बहन, दामाद की बहन की बेटी, तो दामाद की बेटी हो गई, राइट। दामाद की बेटी हो गई, तो ए का संबंध इससे क्या है, ग्रैंडफादर है वो, मैटरनल अंकल है, अंकल तो नहीं है, कजिन तो नहीं है, ग्रैंडफादर है। अब जी की जो है ना, जी की आंटी है ई, तो ई आंटी मतलब अब क्या होता है, आंटी का मतलब कुछ भी हो सकता है, पैटर्नल मैटर्नल कुछ भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है कि एफ, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। एफ ई की आंटी है, चलो ठीक है, ई एफ की आंटी है, और ई बहन है एफ की, तो ई की बहन है उसके आंटी के पापा। अब आंटी क्या होता है वो तो नहीं लिखा है, मैं तो उस प्रश्न को डाउटफुल डाल रहा हूँ, मुझे नहीं आ रहा, मुझे नहीं आ रहा, सब कुछ मुझे नहीं आता, मैं ह्यूमन।
आएगा, टाइम लगेगा, अब छोड़ देता हूँ मैं ऐसे क्वेश्चन को, टाइम टाइम लगाता है तुरंत छोड़ देना चाहिए क्वेश्चन को। स्मॉलर एंगल बिटवीन आवर एंगल एंड मिनट व्हेन द टाइम इज 4:20, 5:20 अब आप देखो 5 बज रहे हैं, और जैसे ही आप 5 को सुई को 20 बनाते हो, तो याद रहे कि 5 और 6 के बीच में 1/3 वो मूव होगा, तो एंगल देखिएगा डिग्री। ठीक है, उसके 2-3 तरीके होते हैं, लेकिन अब ये 20 का बता रहा हूँ, 5 20, तो 5 होता है 25 पे, 5 होता है 25 पे, ये होता है 20 पे, तो 20 पे ये भी तो मूव होगा ना। 5 मतलब कितना डिग्री हुआ, 60, तो डिग्री में 60 इज 360, तो 5 कितना हो जाएगा उसका, 1 डिग्री इज 60, तो 5 का हो जाएगा, 5 का कितना हो जाएगा, अच्छा ये डिग्री पूछ रहे हैं, तो 520 के बीच में डिफरेंस कितना है, 5 और 5 6 7 तक का जाएगा, यस 7 तक का जाएगा, 7 42, 42 होना चाहिए, 40 होना चाहिए, 44 होना चाहिए, तो डिग्री 40 और 44 के बीच में होना चाहिए, 44 के बीच में होगा, तो ये 40 के आसपास लग रहा है, 40 नहीं गया इसका आंसर, पता नहीं, I'm wrong। हाँ हाँ सर बोला, हाँ सर बोला, हो निक तो आता चाह पी नहीं, निक तो पटकन निक तो हो मैं पूछता हूँ, ओके। चलिए इसको यहाँ स्टॉप करते हैं, आई हैव टू गो समवेयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बहुत लंबा हो गया ये, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच, आई प्रॉमिस आई विल नॉट सी द पेपर, फिर से हम इसे यहीं से शुरू करेंगे, थैंक यू वेरी मच।